अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा क्यों रद्द किया। अब पीछे जब इलेक्शन से तब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात उठ रही थी, लेकिन हाँ, ये चीज़ जो रिजर्वेशन होता है उसके जो मुद्दे हैं ये इंटरव्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इवन मेंस के अंदर भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुझसे खुद भी रिजर्वेशन के ऊपर एक प्रश्न जो था वो मेरे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया पूरा होना चाहिए। नाउ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज लेवल पे क्या हुआ, हम उसको इतना जानने की इच्छुक नहीं है कि किस पार्टी ने सपोर्ट किया, किस पार्टी ने इसका विरोध किया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ जानना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि जब हाई कोर्ट बीच में आता है मतलब वहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, और वहाँ पर पॉलिटिक्स खत्म हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ मतलब वहाँ पर हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ठीक है, कौन सी पार्टी सपोर्ट करिए, कौन सी खिलाफ में, उसे जानना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसे रखा गया या इसको रद्द किया गया हाई कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा, तो उसके पीछे के तर्क क्या थे वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मार्च 2010 और 2012 के बीच में पारित आदेशों की एक श्रृंखला को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा 77 समुदाय वर्ग जो थे उनको अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं इस श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन बेंच बिठाया गया जिसमें जस्टिस चक्रवर्ती थे, राजशेखर मंथा थे, नाम जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये ओबीसी वर्ग के अंदर इन 77 समुदायों को रखा गया है, ये सिर्फ रिलीजन मतलब जो धर्म है, धर्म के आधार पर रखा गया है, और ये जो रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर दिया जा रहा है ये भी धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। इसी चीज़ को कहते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर ये या रिलीजन के आधार पर, या सिर्फ अगर कारण सिर्फ रिलीजन ही है, देखो अगर कारण जो है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि सामाजिक तौर पर अगर कोई पिछड़ा है तो समझ में आता है, फिर उसका धर्म कुछ भी हो तो यहाँ पर क्वेश्चन करना नहीं बनता। लेकिन अगर सिर्फ धर्म के आधार पर ही व्यक्ति को इस श्रेणी के अंदर, इस वर्ग के अंदर रखा जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को इसको क्वॉश करना पड़ा। ठीक है ना, यहाँ पर जो पार्टीज थी वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रही थी कि आपने जो रिजर्वेशन है वो एक धर्म के लोगों से लेकर दूसरों को दे दिए। अगेन वो पूरी पॉलिटिकल चीज़ें जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ओबीसी जो एससी एसटी से अलग आपकी कैटेगरी, क्योंकि हम जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो वहाँ पर शब्द आता है कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो वहाँ पर पिछड़ी जातियों की बात होती है, शब्द क्या है जाति, लेकिन यहाँ पर क्या है पिछड़े वर्ग की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कास्ट नहीं, यहाँ पे क्या है क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, क्लास मतलब वर्ग, और वहाँ पर क्या है शेड्यूल कास्ट, वहाँ पर जाति की बात आती है। तो ये एक डिफरेंस दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो उनके कंपैरिजन में ओबीसी अपने आप में एक फ्लूइड एरिया आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी वजह से पिछले सालों में 2010 की बात करें, 12 की बात करें, यहाँ पर जितने भी समुदायों को ऐड किया गया उसमें ये देखा गया कि धर्म के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय इसके अंदर ऐड किए गए। समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर कि कैसे इसके अंदर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। ये उससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया क्योंकि यह केवल धर्म के आधार पर, देखो शब्द क्या यूज़ किया गया है, केवल। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका दूसरा क्राइटेरिया जो हमने ओबीसी के लिए रखा है वो क्या है वो हम देखेंगे इसी स्लाइड्स के अंदर। अगर दूसरे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति का धर्म क्या है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति किसी भी धर्म से आता हो उसको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है, अगर बाकी के क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कहा गया कि अगर सिर्फ धर्म के आधार पर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे संविधान का उल्लंघन भी है, उसका वायलेशन भी है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि धर्म ही इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने का एकमात्र आधार प्रतीत होता है। न्यायालय का मानना है कि मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। न्यायालय ने कहा कि यह आरक्षण लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के 2012 के अधिनियम के कुछ धाराओं को भी रद्द कर दिया जिसमें ओबीसी आरक्षण को उप श्रेणियों में विभाजित करने की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन बात करी गई है इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ओबीसी है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था। जैसे कैटेगरी ए, एक श्रेणी ए बना दी, एक श्रेणी बी बना दी। जब हाई कोर्ट ने इसे पढ़ा तो उसमें कहा कि भाई ये श्रेणी जो आपने बनाई है ये भी गलत बनाई है। इसमें जो ओबीसी की आपकी कमीशन होती है उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हमसे भी इसको लेकर कोई, हमसे भी इस मामले को लेकर कोई बात नहीं करी गई है।
मामले के तथ्य क्या है, उच्च न्यायालय ने 22 मई को दिए गए अपने फैसले में कहा कि 5 मार्च से 24 सितंबर 2010 के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी तरह के कई अधिसूचनाएं जारी की जिसमें 42 वर्ग शामिल थे, जिसमें 41 मुस्लिम समुदाय के ओबीसी हैं जो उन्हें आरक्षण और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी रोजगार में प्रतिनिधित्व के लिए पात्र बनाती है। इसके अलावा उसी वर्ष 24 सितंबर को राज्य में 108 चिन्हित ओबीसी, 66 पहले से ही मौजूद और 42 नई पहचान को 56 ओबीसी ए, मतलब यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया ओबीसी ए ओबीसी बी के अंदर अधिक पिछड़ा वर्ग में और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में ये वर्गीकृत किया गया। इसको भी कहीं ना कहीं रद्द किया गया और कहा गया कि ये भी आपने गलत किया है। ये जो चीज़ थी इसे हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया 2011 के अंदर कि ये जो डिक्लेरेशन करी गई है वो गलत है, ये पूरी तरीके से रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन देखिए जो इसकी सुनवाई होती रही और 2024 के अंदर अभी देखा होगा आपने इलेक्शन के आसपास ही इसके ऊपर फिर रिजल्ट भी आते हैं। 2012 के अंदर भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने 35 ऐसी क्लासेस थी, समुदाय जो थे उन्हें ओबीसी में शामिल किया, जिसमें से 34 जो थी वो कहाँ से आई थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आई थी। इसको भी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज यहाँ पर किया गया। अब बात समझ में आती है कि भाई देखो यहाँ पर सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि एक समुदाय जो है उनको ओबीसी में शामिल किया जाए और उसी तरीके से फिर उसको चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं उसको निरस्त भी कर देती है। ठीक है, तो अब हमें समझना चाहिए इसके अंदर कि आखिर अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को हम ओबीसी कैटेगरी में डालने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए और ये देखो कि क्या वो क्राइटेरिया मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। वो क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं हो रहा तो फिर कहीं ना कहीं हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं, फिर मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। आर्थिक मानदंड, इसके अंदर दो तरीके के मानदंड है, एक है आर्थिक और एक है सामाजिक। परिवार की वार्षिक आय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा और ओबीसी आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे। इंदिरा साहनी का केस जो था उसके थ्रू ओबीसी को लेकर आया गया था। कृषि आय को छोड़कर अगर अन्य स्रोतों से आय शामिल की गई है तो भी ये आपकी लिमिट यहाँ पर लागू रहती है। सामाजिक मापदंड भी यहाँ पे देखे गए हैं। माता पिता की नौकरी, अगर माता पिता में से किसी एक की नौकरी सरकारी ग्रुप ए या समकक्ष है तो परिवार को क्रीमी लेयर में माना जाएगा। तो इसमें पहले तो ये कहा कि अगर ओबीसी में है उसके बावजूद भी क्या ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंदर है या नहीं है। अगर वो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंदर है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर वो क्रीमी लेयर से बाहर है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अब वो क्रीमी लेयर होती क्या है उसको डिसाइड करने के मानदंड ये है कि अगर आर्थिक तौर पर वो वेल ऑफ है, आर्थिक तरीके से वो व्यक्ति सभ्य है, या फिर कहें कि आर्थिक तौर पर वह व्यक्ति जो है उसके पास जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो उसके पास उपलब्ध है, वो अपनी देखभाल कर सकता है, तो फिर उसको यहाँ पर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। या फिर उसके माता पिता जो वो पहले से ही सरकारी नौकरी में है, एक यहाँ पे कैटेगरी ए बी ग्रुप ए बी दे दिया तो उसको यहाँ पर क्रीमी लेयर के अंदर माना जाएगा, मतलब उसको फिर ये फायदा नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर कानूनी है और इसके लिए पिछड़ेपन की वस्तुनिष्ठ मानदंड होने चाहिए। यह फैसला मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक दलों की कोशिशों पर रोक लगाता है। हालांकि जो लोग पहले से ही इस आरक्षण में लाभ ले रहे थे, ये भी कहा गया कि उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं कि जो लोग पहले से ही इसके अंदर कुछ फायदा ले चुके हैं या फिर जिनको पहले से ही आरक्षण का फायदा दिया जा चुका है तो उन लोगों से आरक्षण ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसे रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो नहीं लेके आया जा रहा है। लेकिन हाँ, आगे वाले समय के लिए जो कोर्ट है उसने अभी इसे रद्द कर दिया है और रद्द करने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिया वो यही है कि इसको जब दिया गया था, किस आधार पर दिया गया, इसको जो दिया गया वो इस आधार पर दिया गया कि ये धर्म के वजह से दिया जा रहा है। और एटलीस्ट हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्म के कारण दिया गया, इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खैर इसमें आगे देखते हैं एक बार। इन मानदंडों के आधार पर ही राज्य सरकारें अपनी ओबीसी सूची तैयार करती है। केंद्र सरकार भी इन्हीं मानदंडों का पालन करती है। हालांकि राज्य अपने हिसाब से कुछ अतिरिक्त मानदंड भी तय कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास ईडब्ल्यूएस भी है। तभी देखिएगा जब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है, कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर अगर पिछड़ापन है तो फिर वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। किसके अंदर, जो हमने बताया कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पर भी हम मानदंड लेते हैं और वहाँ पर जो आर्थिक मानदंड है वो नहीं लिया जाता, वो क्रीमी लेयर के अंदर लिया जाता है बस। ठीक है, तो इसी की वजह से अगर आर्थिक दृष्टि से कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो वहाँ पर फिर इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग मानदंड के हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसे डिसाइड किया गया है। ओबीसी का उपवर्गीकरण, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसके अंदर भी एक ए कैटेगरी बना दी, एक बी कैटेगरी बना दी। तो जब हाई कोर्ट ने इसे देखा तो कहा कि भाई ये भी आपने गलत किया। वो भी देख लेते हैं। अदालत ने पश्चिम बंगाल के 2012 अधिनियम के कुछ हिस्सों को भी रद्द कर दिया है, जिसमें प्रावधान जो राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण को क्रमशः अधिक पिछड़े और पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी ए ओबीसी बी श्रेणियों में उपवर्गीकृत करने की अनुमति देता है। तो ये तो थी उनके पास अनुमति, लेकिन इसे क्या कर दिया,
इसे भी रद्द कर दिया। राज्य को ओबीसी की सूची में जोड़ने के लिए 2012 अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने की अनुमति देने वाला प्रावधान, इसको भी रद्द कर दिया। आयोग ने स्वीकार किया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण बनाने से पहले उससे परामर्श नहीं किया है। तो यहाँ पर जो आपका ओबीसी कमीशन है, ठीक है, जैसे आपने देखा ना, हमारे पास शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एक कमीशन है, उसी तरीके से ओबीसी के लिए भी एक कमीशन है। तो यहाँ पर जब आप वर्गीकृत कर रहे हैं इस तरीके से ए और बी में, जिसकी पावर आपके पास एक प्रावधान के तौर पर दी गई है, तो जब आपने यहाँ पर जो नेशनल कमीशन है उससे नहीं पूछा है, ओबीसी कमीशन से नहीं पूछा है, उन्होंने भी ये कहा, कमीशन ने भी ये कहा कि हमसे ये वर्गीकरण करने से पहले नहीं पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो ये वर्गीकृत किया गया उसे भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि रिजर्वेशन के पीछे के कारण अलग अलग होते हैं। ईडब्ल्यूएस का कारण अलग है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रीजंस हैं रिजर्वेशन देने के वो अलग हैं। ओबीसी कास्ट नहीं है, क्लास है, ये भी ध्यान रखिएगा। पावर स्टेट के पास, सेंटर के पास अलग अलग है। मानदंड जो है स्टेट अपनी तरफ से ला सकता है, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सिर्फ धर्म के आधार पर अगर आप इसे दे रहे हैं तो वो एक मानदंड नहीं हो सकता है। इसी के चलते ही इसे रद्द किया गया। ठीक है।